हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका यार। और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। तो मैं मोहित यादव आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और आज हम लोगों को यहाँ पर जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, एकदम शानदार चैप्टर है। और सही बच्चों को मजा आ जाएगी। अभी बताऊंगा क्यों मजा आएगी। फिलहाल चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन चैप्टर का नाम है, जिसकी आज हम लोगों को चर्चा करनी है और इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो भाई जितने ही बच्चे यहां पर देख रहे हैं सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे यहां पर यूपी बोर्ड से हैं, जो भी बच्चे एमपी बोर्ड से हैं, जो भी बच्चे राजस्थान बोर्ड से हैं, उनके सिलेबस में ये चैप्टर है नहीं। तो जो है आपको ये चैप्टर देखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इस समय टाइम चल रहा है एग्जाम का और एग्जाम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ रहा है, उसी पर फोकस करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, है ना। और कोशिश करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में आ सके, आप एग्जाम को फोड़ के आइए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर है। तो जो भी हमारे यहां पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, वो हमारे साथ बने रहेंगे, वो इस चैप्टर को पूरा देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने के पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। आपको यहां पर देखना है, उसको सुनना है, समझना है और उसको याद करना है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के अलावा जो बच्चे हैं, जैसे यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, उनके सिलेबस में ये चैप्टर है नहीं। तो वो आराम से जो है मस्त जो है आप इंजॉय करिए, है ना। और इंजॉय ये नहीं करिए कि आप इस चैप्टर को मतलब मत पढ़िए और इसकी जगह किसी दूसरे चैप्टर को पढ़िए। ठीक है भाई, तो बाय बाय, अलविदा। जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान के बच्चे हैं, तुम लोग अपना बढ़िया से तैयारी करो, मस्त होकर के अपने एग्जाम पर फोकस करो। जितना सिलेबस है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पुराना पढ़ चुके हो उसी को अच्छे से बार 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 रिवाइज करो। ठीक है ना। तो जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट है, वो हमारा क्या टारगेट है हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, और इसके अंतर्गत हम लोगों को यहां पर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हमको सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझना है कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, और ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये किस तरह से मानव या मनुष्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जा रहा है, क्या वो उचित मात्रा में किया जा रहा है या फिर उसको अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में उसका दोहन किया जा रहा है। अगर अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है तो फिर ये एक सोचनीय बात है। क्यों? क्योंकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, अब वो कैसे उस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पाएंगी अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करेंगे, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है इसको देखना है। और फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गंगा सफाई योजना। गंगा सफाई योजना के बारे में देखना है। इसी गंगा सफाई योजना में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है 3 R, 3 प्रकार के R। है ना, ये 3 प्रकार के आर क्या है ना, रीड्यूस, रीयूज, है ना, रिसाइकिल्ड। इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये जो 3 प्रकार के आर हैं इसकी भी चर्चा करी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वन
एवं वन्य जीवन के बारे में देखेंगे। यहां पर हम लोग स्टेक होल्डर के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, हम लोग इसके अलावा जल संग्रहण के बारे में देखेंगे। और फिर इसी में बांध के बारे में भी चर्चा करी जाएगी। जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और किस तरीके से चुनौतीपूर्ण है, दोनों पहलुओं को यहां पर समझना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोयला और पेट्रोलियम, है ना। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो 5 यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन के बारे में यहां पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा करनी है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि जो है एग्जाम में हो सकता है एक नंबर का इससे क्वेश्चन आ जाए। तो जो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जो भी चर्चा करेंगे तो उसमें से हम लोग सारी चीजों को समझ लेंगे। और अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से उसको कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है गंगा सफाई योजना, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के आर की चर्चा करते हैं, है ना। जैसे कि रीड्यूस, कम इस्तेमाल करना, रिसाइकिल, दोबारा इस्तेमाल करना, रीयूज, उसी का दोबारा से इस्तेमाल करना, है ना। रिसाइकिल का मतलब कि उसको जो है रिसाइकिल्ड करके उसको उपयोग में लाना, पुनः चक्रण करना, है ना। पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। और जो है रिड्यूस करना, कम उसका उपयोग करना। तो ये 3 चीजें हैं, तीनों को हम लोग समझेंगे। 3 प्रकार के जो आर हैं एक बार लिख देते हैं। जैसे एक आर से हो जाता है रिड्यूस, एक हो जाता है रीयूज और एक आर है रिसाइकिल, है ना। तो रिड्यूस का मतलब हो गया कम उपयोग करना, मतलब लिमिट में उसका उपयोग करो, है ना। ये नहीं कि जो है पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बिजली चल रही है तो जल रही है ना। नहीं नीड है, कहीं घर के बाहर गए हैं, ताला लगा के चले गए लेकिन पंखा चल रहा है, क्या मतलब है। तो इस तरीके से वेस्टिंग नहीं करनी है, उसका कम उपयोग करना है ना। रीयूज का मतलब उसको पुनः उपयोग में लाना है। कोई ऐसी चीज जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसको हमको पुनः उपयोग में लाना है। और रिसाइकिल हमको उसका पुनः चक्रण करना है ना। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जो कि क्या है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद वन एवं वन्य जीवन है, इसमें स्टेक होल्डर की क्या भूमिका है इसको भी समझेंगे। वन हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, है ना। किस तरीके से वन हमारे लिए उपयोगी है इसको भी हम लोग समझेंगे। वन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझी जाएंगी। वन में कौन कौन से लोग वहां पर उसके दावेदार हैं कि वन से प्राप्त होने वाली चीजें, वहां के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, है ना, जो अपने जानवरों को वहां चराने लेके जाते हैं, तो क्या उनका दावा है कि नहीं है, या फिर सरकार का ही सिर्फ वन पे अधिकार है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा जल संग्रहण और बांध के बारे में समझेंगे, किस तरीके से जल को संग्रहण किया जा रहा है, इसको संग्रहित किया जा रहा है। बांध का उपयोग, बांध की भूमिका हमारे जीवन में क्या है, जो बड़े बड़े बांधों का उपयोग किया जा रहा है, बड़े बड़े बांधों को जो बनाया जा रहा है, तो ये जो बड़े बड़े बांध हैं ये क्या हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। बांध को जब हम लोग पानी के माध्यम से रोक लेते हैं तो उसको फिर हम लोग वहां पर बिजली उत्पादन में उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े बांध हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जो है परेशानी, एक दिक्कत का कारण भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों को वहां से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। भैया यहाँ बांध बनाना है तो आसपास की जमीन को क्या कर लिया जाता है, सरकार अपने अधिग्रहण में ले लेती है, तो वहां के लोगों को विस्थापित किया जाता है। तो बेचारे जो लोगों जिनको विस्थापित किया जा रहा है वो कहाँ जाएंगे फिर? उनको रहने के लिए क्या जो है जगह है, क्या आवास उनके रहने के लिए, क्या उनको रहने के लिए पर्याप्त जगह दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, या फिर वो कहाँ रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जो है व्यवस्था है, इसको भी देखना पड़ेगा। फिर वहीं जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम ये जो जीवाश्म ईंधन है, किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन ये बनता है और इसका उपयोग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, इसका दोहन किस तरह से कर रहे हैं। क्या ये जो प्राकृतिक
जो है संसाधन है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के रूप में, क्या ये लिमिटेड हैं? और अगर ये लिमिटेड हैं तो फिर जो है हमें कहीं ना कहीं वैकल्पिक स्रोत की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो वैकल्पिक स्रोत भी हमको कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस टॉपिक में महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो बेटा वे सभी के सभी घटक, वे सारी चीजें जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वे सारे के सारे घटक जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चाहे फिर वो वायु हो या जल या मृदा हो या वन या फिर वन्य जीव और कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन, तो इन सभी का उपयोग हमारे जीवन में होता है। और ये सभी दैनिक जीवन में उपयोग है। दैनिक जीवन का मतलब डेली रूटीन वाली चीजें हैं। वायु सांस लेते लेते हैं, जल पानी पीते पीते हैं, मृदा जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम लोग घर बना रहे हैं, वन जो हम लोगों के लिए बहुत की तरह से फायदेमंद है ना। वन के आसपास जो रहने वाली जो जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, जो है जनजातियां वहां पर रह रही है, उनके लिए वन क्या है? एक घर है उनका। वन के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो वनों पर ही निर्भर हैं, चाहे अपने भोजन के लिए हो या अपने पशुओं के चारे के लिए हो। कई तरह से लोग वन पर क्या है? निर्भर हैं, है ना। तो वन और वन्य जीव हो गए। वहीं कोयला और पेट्रोलियम जिसपे हर व्यक्ति आश्रित है और इसका दोहन है ना जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, तो वहीं हमको इसके वैकल्पिक स्रोत को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट आता है समपोषित विकास क्या है ना। समपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मनुष्य के वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास। मनुष्य के वर्तमान आधारभूत आवश्यकताएं, जो हमारी आधारभूत मतलब जरूरत वाली आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए और उनके विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए, मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, उनको संरक्षित रखना, कि जिससे कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर पा रहे हैं उनका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ियां कर पाए। इसी को क्या कहते हैं? समपोषित विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषित विकास कहलाता है। समपोषित विकास के लिए आर्थिक हो या सामाजिक हो या फिर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना जरूरी है। और किस तरह का परिवर्तन लाना है? तो परिवर्तन हमको अपने दृष्टिकोण में इसी तरह का लाना है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जो वायु है, जल है, मृदा है, वन और वन्य जीव है, खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला और पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका उपयोग, इनका दोहन हम एक उचित या एक पर्याप्त मात्रा में कर पाए। क्यों? इनका पर्याप्त मात्रा में जब हम दोहन करेंगे तभी, क्योंकि ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं और जो प्रकृति ने दिए हैं और इनका हम उपभोग कर रहे हैं। तो इनका हम उपभोग कर रहे हैं, जिनका उपभोग किया जा रहा है वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी। तो जब उनको एक ना एक दिन खत्म होना है, तो अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, अगर हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए को हमें एक महीने चलाना है ना, या हम मान लेते हैं 300 रुपए, मान लेते हैं हमको 300 रुपए हैं हमारे पास और 300 रुपए हमको एक महीने चलाना है, तो उनका खर्च हम किस हिसाब से करेंगे? क्या हम एक ही दिन में 300 रुपए खर्चा कर लेंगे? क्योंकि वो जो 300 रुपए जो हमको पॉकेट मनी जो घर से मिलती है हमारे खर्चा के लिए, है ना, कि पापा ने दे दिया, ये लो तुम्हारे एक महीने खर्चा 300 रुपए है, मान लेते हैं, ठीक है। किसी को मिलती है, किसी को इससे भी कम मिलती है, किसी को इससे भी ज्यादा मिलती है, किसी को 3000 मिलती है, किसी को 10,000 मिलती है, किसी को 30 रुपए मिलती है ना। अपनी अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम मान लेते हैं 300 रुपए की जो है 300 रुपए की धनराशि जो है मिलती है घर से, ठीक है। अब 300 रुपए आपको मिले हैं एक महीने के लिए, तो या तो आप इनको 2 दिन में, 3 दिन में या 10 दिन में खत्म कर लो, या फिर आपको इसे एक महीने तक चलाना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब तक अगला महीना नहीं आएगा तब तक आपको घर से पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, अगले 300 रुपए नहीं मिलेंगे। इस 300 रुपए को एक महीने तक चलाना है, एक महीने में 30 दिन, तो 300 का भाग कर दो, 300 में भाग दे दो 30 का, तो कितना आ जाएगा? आ गया 10 रुपए। मतलब पर दिन, पर डे अगर आप 10 रुपए खर्चा करेंगे तो ये 300 रुपए आप एक महीने तक चला पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन अगर 10 की जगह 20 रुपए, 30 रुपए खर्चा कर दिए, तो फिर वो पैसे आपके 30 दिन ना चल करके जल्दी खत्म हो जाएंगे। या फिर आपने एक दिन खर्चा कर लिया, अब आप 3-4 दिन तक खर्चा ना करो,
तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक कुछ ना कुछ एक हिसाब लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हमको जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हमको मिले हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो भावी संतति हैं, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, वो उसका इस्तेमाल कर पाए। तो इसी को क्या कहते हैं, संपोषित विकास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गंगा सफाई के बारे में। और हमने आपको बताया था कि गंगा जो सफाई योजना है, तो ये सफाई योजना क्यों लाई गई, इस सफाई योजना को लाने के पीछे कारण क्या था। कारण यह था जो आप यहां पर देख रहे हैं कि सफाई तभी करी जाएगी जब कहीं ना कहीं गंदगी होगी, है ना। तो गंगा में सफाई योजना इसलिए लाई गई क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में, है ना, वहां पर गंदगी देखी गई। कूड़े के ढेर जो है गंगा नदी में इस तरीके से देखे गए, गंगा नदी में शवों को बहा दिया जाता है, फूल मालाओं को बहा दिया जाता है, फर्टिलाइजर से आने वाला निकलने वाला जो गंदा दूषित जल होता है उसको बहा दिया जाता है, सीवर के पानी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है, कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं जो है कहीं किनारे किनारे तटों में। तो इतनी ज्यादा जो है गंगा नदी गंदी हो गई, जिसकी वजह से सरकार को फिर जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ा और उनको एक सफाई कार्यक्रम गंगा में चलाना पड़ा। ठीक है, तो ये जो सफाई योजना थी ये बेटा 1985 में प्रारंभ करी गई, है ना। क्यों प्रारंभ करी गई, क्योंकि गंगा के जल की जो गुणवत्ता है वो बहुत कम हो गई थी। जो क्वालिटी थी गंगा नदी के पानी में, गंगा नदी के जल में जो गुणवत्ता थी उसकी, वो बहुत ही कम हो गई। और एक तरह का जीवाणु है जिसका नाम होता है कोलीफॉर्म जीवाणु। ये जो कोलीफॉर्म जीवाणु है, ये जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ये कहां पे देखा गया, जल में। जल में इसकी उपस्थिति में इस रोग जन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है कि जो जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणु है, वो जीवाणु अगर पानी में होगा, फिर उस पानी में अगर आप नहाओगे या मान लो आप उसको पियोगे तो फिर वो आपके शरीर में चला जाएगा। तो ये जो कोलीफॉर्म जीवाणु है ये गंगा नदी के जल में देखा गया, जो ये दर्शाता है कि गंगा नदी का जो जल है वो कितना ही ज्यादा दूषित हो गया है। और इसी के लिए 1985 में सरकार ने जो है एक योजना लाई कि गंगा नदी को साफ किया जाएगा, गंगा एक्शन प्लान, गंगा सफाई योजना। क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि गंगा नदी के जो जल की गुणवत्ता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, और गंगा नदी के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करी जाए तो जो बेटा गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। और हिमालय में कहां से, उसका उद्गम क्या है, गंगोत्री। तो जो गंगा नदी है वो अपने हिमालय से अपने उद्गम गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकल करके कहां तक जाती है, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जाती है। तो गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक जाने में कितना सफर तय करती है, 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। इतनी यात्रा करती है, जिसमें बीच में उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है और बंगाल, इसके अलावा और इसमें 100 से अधिक जो है राज्य वहां पर आते हैं। ठीक है ना। और यहां से होते हुए जब गंगा नदी 2500 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, इसके पहले उत्तराखंड, है ना, और फिर ये जो है फिर जब पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तो वही है पश्चिम बंगाल के बाद में, तो फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो 2500 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता कवर कर रही है, हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक गिरने में। इस 2500 किलोमीटर के रास्ते में, है ना, जहां जो गंगा अपना यात्रा जो तय कर रही है, वहां पर बीच रास्ते में इतना ज्यादा जो है लोगों ने, मनुष्य के द्वारा इतना ज्यादा कूड़ा करकट, फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, दूषित जल है ना, सीवर वाला पानी, वो सब इसी गंगा नदी में बहा दिया गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि 100 से अधिक नगरों ने इस गंगा नदी को नदी नहीं एक नाले में परिवर्तित कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा ये नाले में परिवर्तित क्यों कर दिया, इसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा और मल, इसमें क्या कर दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वहीं गंगा नदी के किनारे नहाने लगे, नहाना तो छोड़ो कुछ लोग कपड़े धुलने लगे, और ये भी कम पड़ गया तो जब लोग मर जाते हैं तो उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद जो उसकी राख है वो भी उसको जो है गंगा नदी में बहाना है। क्यों, क्योंकि आस्था है। तो अपनी आस्था के चक्कर में क्या किया, मृत व्यक्तियों की राख को भी गंगा नदी में बहा दिया। आस्था के चक्कर में ही तुम गंगा नदी में नहा रहे हो, है ना, कपड़े भी तुम वहीं पर धुल रहे हो,
कुछ लोग तो जलाते ही नहीं है, शवों को ही ऐसे गंगा नदी में बहा देते हैं। और यही नहीं, आस्था तो आस्था हो गई, उद्योगों के द्वारा उत्पादित जो केमिकल है वो भी गंगा नदी में क्या कर दिया गया, बहा दिया गया, जिसकी वजह से उसका प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि गंगा नदी के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं, ये मछलियां भी बेचारी मरने लगी। क्यों? प्रदूषण की वजह से, है ना। अब जब वहां पर तुम नहाओगे, कपड़े धुलोगे, है ना, जो है जब गंदा जो सीवर का पानी है उसको जब वहां पे निकाला जाएगा, है ना, उद्योगों से निकला हुआ जितना दूषित जल है वो वहां पर उसी गंगा नदी में निकाल दिया जाएगा, है ना। फैक्ट्री से आने वाला जो कचरा है वो भी गंगा नदी में फेंक दिया जाएगा। कूड़े के ढेर गंगा नदी के किनारे लगे हैं, है ना। शव, जो मृत व्यक्ति हैं उनकी शव की जो राख है उसको भी वहीं बहाना है। वो छोड़ो, शव जो मृत व्यक्ति हैं उनको भी वहीं बहाना है। तो फिर जब ये सारी जब एक्टिविटीज जब करी जाएंगी, क्रियाकलाप किए जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि जो गंगा नदी है वो एक नाले में परिवर्तित हो गई, है ना। फिर क्या किया गया, फिर सरकार ने इसमें एक्शन लिया और नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा, दो तरह की सरकार होती है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत संरक्षण मिशन चालू किया गया और प्रदूषण जो है संरक्षण और राष्ट्रीय नदी के कायाकल्प के प्रभावी दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया, गंगा स्वच्छ के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे अक्टूबर 2016 में क्या कर दिया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कार्यक्रम जो गंगा नदी की सफाई के लिए चलाया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3 प्रकार के आर। तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के आर की चर्चा करी जाती है। ये 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? पहला हमने आपको बताया था रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करना। दूसरा रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण करना। तीसरा ये रीयूज, मतलब पुनः उपयोग करना। रिड्यूस में हम क्या करते हैं, कम उपयोग का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना चाहिए, मतलब कि जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी हमको लाइट को नहीं जलाना चाहिए, पंखे को नहीं जलाना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना हम चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे जितनी जरूरत है उतना खाएं, ना भूख से कम और ना भूख से ज्यादा। तो जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें और प्रयास करें कि कम से कम वस्तुओं का हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे पंखे और बल्ब का स्विच बंद करके हमको बिजली बचानी चाहिए, टपकने वाले नल की मरम्मत करवाना चाहिए। ठीक है, पुनः चक्रण का मतलब क्या है? पुनः चक्रण का मतलब ये है बेटा, जैसे कि प्लास्टिक है, जैसे कि कागज है, कांच है, या फिर कुछ धातु की जो वस्तुएं हैं, इन सभी को रिसाइकिल किया जा सकता है पुनः चक्रण करके, इनको दोबारा से वापस से इनको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, पुनः उपयोग करना ये बहुत ही ये एक आसान तरीका है। जैसे कि मान लो एक डब्बा है ना, कोई हम सामान लाए तो सामान वो डब्बे में था, हमने उस सामान का इस्तेमाल कर लिया, अब वो डब्बा खाली हो गया, तो उस डब्बे को हम अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी उसको हम छोटे मोटे काम में उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। यानी कि उसको हम फेंक ना दें, उसको बाहर कूड़े कचरे के रूप में ना फेंक करके उसको हम, अगर वो इस्तेमाल करने लायक है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। इसी को बोलते हैं पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग करने के तरीके में किसी वस्तु का बार बार हम उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिफाफे को फेंकने की अपेक्षा हम उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, है ना। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो डिब्बे हैं, इनका भी हम लोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो जो ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। 3 प्रकार के आर हैं जो पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान देना है, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है कि हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा हमें प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है, हमको मैनेजमेंट करने की जरूरत इसलिए है, जिससे कि उसकी आने वाली हमारी पीढ़ियां तो उसका इस्तेमाल कर ही पाए। लेकिन संसाधन सीमित भी तो हैं। अगर हमको खर्चा इस हिसाब से दिया जाए कि जाओ तुमको जितना खर्चा करना है तुम उतना खर्चा करो, जब पैसा खत्म हो जाए तो हमसे आके ले जाना, अगर घर वाले ऐसा बोलें, अगर घर वाले ऐसा बोलते हैं
कि जाओ भाई तुमको जितना खर्चा करना था खर्चा करो, ठीक है, जब पैसे खत्म हो जाए तो फिर आ जाना, हमसे ले लेना आकर के। तो आप क्या करोगे, खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना खर्चा। क्यों? क्योंकि घर में मम्मी ने पापा ने क्या बोला है कि तुम खर्चा करो, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। पैसा खत्म हो जाए फिर हमसे मांगो, तुरंत अकाउंट में 10,000 भेज देंगे, अगले दिन तुम फिर मांगो, फिर हम 20,000 भेज देंगे, तो तुम भी टेंशन नहीं लोगे। लेकिन अब तुमको पता है कि हमको 300 रुपए मिले हैं और यही हमको चलाने पूरे 1 महीने तक, तो तुमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब पैसा नहीं मिलेगा अब घर से, इसी पैसे का हमको इस्तेमाल करना है। तो तुम उसी पैसे का इस्तेमाल करोगे, उसमें फिर तुम दिमाग लगाओगे, यार 300 रुपए मिले, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 300 भागे 3 मतलब क्या आया, 10 रुपए प्रतिदिन। तो 1 दिन में 10 रुपए खर्चा करने हैं, या 2 दिन, 1 दिन ना खर्चा करो, 2 दिन में 20 रुपए खर्चा कर लो, या 2 दिन ना खर्चा करो, तीसरे दिन 30 रुपए खर्चा कर लो, या फिर तुम पहले दिन पूरे 300 रुपए खर्चा कर लो, बाकी के 29 दिन खाली हाथ बैठा ले जो है बैठे रहो, ठन ठन गोपाल बने घूमते रहो। क्यों? पैसा खत्म हो गया, घर से तो पैसा आएगा अगले महीने। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब चीजें सीमित हैं, जब सीमित है, तुमको पता है कि तुम्हें घर से पैसा नहीं मिलेगा, तभी तुम उसका क्या करोगे, प्रबंधन करोगे। प्रबंधन कब किया जाएगा? जब संसाधन क्या होंगे, सीमित होंगे, है ना। और जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि कर रही है तो उसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। ठीक। तीसरा, अगली पीढ़ी तक वो उपलब्ध रहे, आने वाली पीढ़ियां उसका इस्तेमाल कर सके, उसका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से किया जा सके, उसके दोहन से पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि पैसा ऐसी जगह खर्चा करना है जिससे वो तुम्हारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। ये नहीं कि ठीक है 300 रुपए मिल गए तो हम जाकर के ऐसा काम करें जिससे कि वो हम ही को नुकसान पहुंचाए। तो पैसा वो हमको खर्चे, हमारे खर्चे के लिए दिया गया, हमारे जो है सुख के लिए दिया गया, ना कि वो हमारे दुख का कारण बने, है ना। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह से करना है कि वो हमारे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं वन एवं वन जीवन पर। तो ये जो वन है ये हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से ये जैव विविधता को प्रोटेक्ट करता है। हम देख रहे हैं कि वन में शेर भी है, भालू भी है, हिरन भी है, हाथी भी है, और ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरह के बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कहाँ पे, जो जंगलों में रहते हैं, और इससे एक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, एक विविधता क्रिएट होती है ना। तो जंगल जो कि जानवरों का घर है, वहां जानवर तो रह ही रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासी भी जंगल में रहते हैं, और आदिवासियों का, जनजातियों का घर भी जंगल ही होता है ना। तो जंगल भी उनका, वन उनका क्या है, घर है ना। तो वो जैव विविधता का क्षेत्र होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कई सारे दावेदार भी होते हैं। वन क्या है, वन जो है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है ना। यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है, कई विभिन्न तरह की स्पीशीज वहां पर होती हैं, है ना। ये जो भिन्न भिन्न तरह की स्पीशीज है ये क्या करती है, जैव विविधता का कारण बनती है, ठीक है ना। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे कि जीवाणु, कवक, पर्ण, पुष्प, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि, ये भी क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर जैव विविधता, अगर तुम वनों को काट दोगे, वनों को काट के जंगल को नष्ट करके वहां पर घर बनाओगे कि भैया जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए हमको क्या करना है, घर बनाना है, और अगर वहां पे घर बनाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जैव विविधता नष्ट होगी, और जैव विविधता के नष्ट होने से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब इस जंगल के दावेदार कौन है, जो इस जंगल के, वन के जो दावेदार हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो जो वन के भीतर या फिर इसके पास रहने वाले लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं, वो भी इसके दावेदार हैं, है ना। सरकार वन विभाग के पास जो है वनों का अस्तित्व, वनों का स्वामित्व रहता है, और वे वनों से क्या करते हैं, संसाधनों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। उद्योगपति, है ना, उद्योगपति भी क्या है, स्टेक होल्डर है, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं, कागज बनाने में करते हैं, और अनेक वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं। जहां से उद्योगपतियों को फायदा होगा वो उस जगह को क्या करेंगे, वहां पर अपना अधिकार दिखाएंगे, ठीक है ना। या फिर एक वो भी लोग हैं जो बेचारे वन से प्यार करते हैं, जो वन्य जीवन तथा प्रकृति प्रेमी होते हैं, है ना, जो प्रकृति का संरक्षण
इसकी मूल या आद्य अवस्था में करना चाहते हैं वो भी इसके दावेदार होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 से 3 से 4 दावेदार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब वन के आसपास के रहने वाले लोग किस तरह से वन के दावेदार हो सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। कहाँ? राजस्थान के विश्नोई समुदाय में। कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान के विश्नोई समुदाय में देखने को मिलता है। ऐसा क्या हुआ था राजस्थान में कि इस विश्नोई समुदाय का नाम हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य जो प्राणी संरक्षण है वो उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण के लिए एक पुरस्कार की घोषणा करी जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था करी। यह पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1731 में ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था? 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजराली गांव। वहां पर जो वृक्ष है, जो तुम ये वृक्ष देख रहे हो, ये कौन सा वृक्ष है? खेजरी वृक्ष है। इस खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने 363 लोगों के साथ क्या किया था? अपने आप को बलिदान कर दिया था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस खेजरी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने, राजस्थान के जोधपुर के खेजरी गांव के 363 लोगों ने सिर्फ खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया? अपना बलिदान, अपने साथ साथ 363 लोगों का बलिदान दिया, जिसकी वजह से सरकार ने एक पुरस्कार की घोषणा करी उन्हीं के नाम पर, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। कब करी है ना? 1731 में जब ये घटना घटी, तो इसकी वजह से विश्नोई समुदाय का नाम आजकल देखने को मिलता है। तो ये पता चलता है कि जो वन प्रेमी हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो वनों के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से जो है वन को चाहते हैं और वनों को बचाने के लिए अपना बलिदान, अपना योगदान देने को तैयार तक हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमको राजस्थान के जोधपुर के खेजराली गांव में देखने को मिलता है, जहां पर 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, इसी तरह का एक और हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। यहाँ पर क्या हुआ था? जो चिपको आंदोलन है वो स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का क्या है? एक परिणाम है, जो कहाँ हुआ था? जो गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। कब? 1970 में। हुआ क्या था भैया? इसमें एक लकड़ी का ठेकेदार था और स्थानीय लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई। गांव के समीप जो लकड़ी का ठेकेदार था वो बोला भैया हम लकड़ी को काट देंगे। लकड़ी के ठेकेदार को जो ठेका दे दिया गया, क्या? वृक्ष को काटने का ठेका दे दिया गया। ठेकेदार ने अपने आदमी लगा दिए वहां पर काटने के लिए। लेकिन जो गढ़वाल के रेनी गांव के जो लोग थे, जो वहां की महिलाएं थी, वो बिना किसी डर के वहां की महिलाएं वहां पहुंच गई और उन्होंने क्या किया? पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कहा हम पेड़ को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोड़ेंगे तुम काट दोगे, इसलिए हम पेड़ों को चिपक के खड़े रहेंगे। अगर तुम्हें पेड़ को काटना है तो हमको भी काट दो, है ना? तो फिर वहां पर ठेकेदार मजबूत हो गए। पेड़ों से चिपक करके ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार के आदमी मजबूत हो गए और उन्होंने काम बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो वन प्रेमी हैं, है ना, वो किस तरीके से यहाँ पर वनों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बांध के बारे में। जो अगला टॉपिक है हमारा बांध। तो यहाँ पर तुमको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से तुम देख पा रहे होगे कि ये एक बांध बनाया गया है और पहले ये नदी बह रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे एक बांध बना दिया गया ऐसे। और जब ये बांध बन गया तो इस पानी को यहाँ पर क्या किया गया? रोका गया है ना। यहाँ पर क्या किया गया है? पानी को रोक लिया गया है बांध बना के। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बांध को खोल दिया जाएगा, तो फिर बांध इस तरीके से पानी वहां से निकल जाएगा। तो बांध को क्यों बनाया गया है? बांध को बनाया इसलिए गया है जिससे पानी को क्या किया जा सके? संग्रहित किया जा सके, पानी को स्टोर किया जा सके, और जब समय पर जरूरत हो तब बांध को खोल करके उस जगह पर पानी भेज दिया जा सके। या फिर उसका सबसे दूसरा अच्छा कारण यह भी होता है कि बांध को बना करके जब पानी को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, तो फिर यहाँ पे पानी से बिजली बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर बिजली बनाने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं बांध बनाने के। ठीक है ना। तो जो बड़े बांध हैं वो जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में वहां पर क्या कर लिया जाता है? जल को संग्रहित कर लिया जाता है, जिसका उपयोग न केवल सिंचाई के लिए
बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इससे जो निकलने वाली नहरें हैं वो जल की बड़ी मात्रा को दूर स्थानों तक लेकर के जाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई। जहां जहां पर पानी नहीं था वहां पर इसी तरीके से बांध बनाकर छोटी छोटी नदियां निकाली गई, और जहां पर पानी नहीं था वहां पर पानी को पहुंचाया गया। तो ये बांध के क्या है, फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो लाभ क्या है, जैसे कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन, इससे जुड़ी नहरें बड़ी मात्रा में दूरस्थ स्थानों तक ले जाई जाती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि खराब प्रबंधन के कारण, मैनेजमेंट सही नहीं अगर है तो खराब प्रबंधन के कारण जल का असमान वितरण, जहां जरूरत नहीं है वहां भी जल को छोड़ दिया गया, जहां जरूरत है वहां पानी भेजा ही नहीं गया, तो यह है असामान्य वितरण। जल स्रोत के निकट रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो गन्ना और धान की खेती करते हैं जिसमें जल की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जो जो दूर रहते हैं उनको जल नहीं मिल पाता है। सारा का सारा जल जो उस जल के स्रोत, जो बांध के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो गन्ना और धान की खेती करते हैं और उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो उनको पानी उपलब्ध हो जाता है। और जो दूर, जो उस जगह से काफी दूर गांव में जो लोग रह रहे होते हैं जहां पर पानी की जो उपलब्धता नहीं हो पाती है, उनको पानी मिल भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि धान और गन्ना जैसी खेती में पानी ज्यादा लगता है और सारा पानी यही लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बांध बनाते समय लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, जो वहां के आसपास के लोकल के लोग होते हैं उनको विस्थापित करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी जगह कहां भेजा जाता है इसका कोई भी पता नहीं रहता है, वो लोग कहां पे रह रहे हैं इसका कोई भी पता नहीं रहता, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो बांध के विरोध में कई सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, और बांध के विरोध में 3 जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है, तो पहली समस्या है सामाजिक समस्या, दूसरी है आर्थिक समस्या और तीसरी है पर्यावरणीय समस्या। 3 प्रमुख समस्याएं हैं। अगर सामाजिक समस्या की बात करेंगे तो इसमें बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिनका मुआवजा उनको नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो बहुत देर से मिलता है। आर्थिक समस्या क्या है कि ऐसे कार्यों में जनता का बहुत ज्यादा धन लगता है और उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पाता है। पर्यावरणीय समस्या क्या है कि बांधों के निर्माण के लिए वनों का विनाश किया जाता है, जो कि जैव विविधता की क्षति का कारण बनता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि बांध के बनाने में कुछ उसके नुकसान भी हैं, जो फिर हम लोगों को आगे चल करके झेलने पड़ते हैं। उसके कारण से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जैव विविधता का नुकसान होता है। वहां के द्वारा विस्थापित लोग जो विस्थापित कर दिए जाते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में या तो मुआवजा नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसको बहुत देर में मिलता है। ये सारी क्या है, ये सारी खामियां हैं बड़े बांध की। जल संग्रहण की अगर बात करते हैं तो जल को संग्रहण करना हमारी बहुत ही प्राचीन काल की व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन गया भारत की जो पुरानी संकल्पना है, जैसे कि राजस्थान के खादीन में, मध्य प्रदेश एवं उत्तर में प्रदेश में बंधेन। जल संग्रहण जो तकनीकी है वो स्थानीय है और इसका लाभ स्थानीय लोग उठाते हैं। जो स्थानीय निवासी है वो जल संरक्षण का नियंत्रण, जो स्थानीय निवासी हैं उनको जल संरक्षण का नियंत्रण देने से अकुशल प्रबंधन और अति दोहन कम होता है, मतलब इनका प्रबंधन अच्छे से होता है। अथवा अगर स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण नहीं दोगे तो फिर वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ पुरानी प्रकल्पना है जल को संग्रहण करने की, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे 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 राजस्थान में जो जल संग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, खादीन कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में उसको बंधारस कहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश कहते हैं, बिहार में उसको आहर और पाइन कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल कहते हैं, जम्मू के कांदी में उसको तालाब कहते हैं, तमिलनाडु में एरिस कहते हैं, केरल में उसको सुरंगम कहते हैं और कर्नाटक में उसको कट्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कुछ जल प्रबंधन की जो पुरानी व्यवस्था है, तो ये राज्यों के नाम और वहां पर उसको क्या क्या बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, ये वो नाम है। इसी में जो सबसे फेमस नाम है वो हिमाचल में कुल्ल। तो हिमाचल में कुल्ल क्या है, हिमाचल में कुल्ल लगभग 400 वर्ष पुरानी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर की सिंचाई स्थानीय प्रणाली है, जिसको कुल्ल कहा जाता है। झरनों से बहने वाला जो जल है, झरनों से जो बहने वाले जल को मानव निर्मित के द्वारा छोटी छोटी नालियों से
पहाड़ियों के निचले पहाड़ियों पर स्थित निचले गांवों तक लेकर के जाया जाता है और इसे कुल्ल से प्राप्त जल का प्रबंधन सभी गांवों की सहमति से किया जाता है। ठीक है, कुल्ल की जो देखरेख है, जो प्रबंधन है, वो गांव के ही 2 या 3 लोग कर देते हैं, जिसे गांव वाले ही क्या देते हैं, वेतन देते हैं। और इसके अतिरिक्त कुल्ल से जल का जो भूमि में अतः स्त्रवण है वो बना रहता है और स्थानों पर जो है जल प्रदान भी होता है। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया गया, सरकार के द्वारा कुल्ल का अधिग्रहण कर लिया गया और इनमें अधिकतर, जब सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया तो अधिकतर निष्क्रिय हो गए। जल वितरण की आपस में भागीदारी की व्यवस्था पहले जैसी नहीं रह गई, क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है बेटा, जीवाश्म ईंधन है, एक पर्याप्त स्रोत है इसका। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम जो क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये कोयला और पेट्रोलियम बेटा वर्ष भर जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं, है ना, जैव मात्रा से बनते हैं, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन भी होता है और इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। जो अपर्याप्त वायु का मतलब हो गया, ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर अगर ऑक्सीजन नहीं है और फिर अगर जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है ना, जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, ये विषैली गैसें हैं। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये हो गया कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, है ना। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि आज हम लोगों ने, जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर जिन जिन टॉपिक की चर्चा करी है, जैसे कि हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करी, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करी। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ हमने जो है गंगा की सफाई देखा हम लोगों ने। प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ क्या देखा, गंगा की सफाई। फिर वहां पर हम लोगों ने 3 प्रकार के आर की चर्चा करी, है ना, और 3 प्रकार के आर में कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना। ठीक, इसके अलावा वन एवं वन्य जीवन, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टेक होल्डर, दावेदार, है ना, है ना, वन की महत्ता, वन हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, वन की महत्ता क्या है। ठीक है, जल संग्रहण, बांध, ठीक है, हिमाचल में कुल प्रणाली क्या है, और जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, और पेट्रोलियम,
इतनी सारी चीजों की आज हम लोगों ने चर्चा करी जो आज के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है, आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। हर एक चीज जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर जो है लाए हैं, आपके लिए समझाने का जो है प्रयास रखा है। और आई होप कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसको फोड़ के जरूर रख करके आएंगे। तो बेटा मेरी यही जो है आप लोगों को एक आशीर्वाद है, आप लोगों से एक उम्मीद है, आप लोगों से प्रार्थना है कि एग्जाम को फोड़ के आइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त होकर के पढ़िए और एग्जाम को फोड़ के आइए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।